अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ना बच्चों, हमारी बात चल रही है एनिमल किंगडम की, और एनिमल किंगडम में आज हम पढ़ने वाले हैं छठा फाइलम, जिसको हमने कहा एनेलिडा। नाउ लास्ट लेक्चर में भी मैंने एनेलिडा की डेफिनेशन आप लोगों को बताया था। एनेलिडा किसको बोला जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि एनेलिडा, ये जो लफ्ज आया है, ये आया है एन्यूल्स या एन्यूल्स। एन्यूल्स का मतलब क्या होता है? एन्यूल्स का मतलब होता है छल्ला, छोटा सा छल्ला। या इसको हम दूसरे अल्फाज में क्या रह सकते हैं, इंग्लिश में उसको बोला जाता है रिंग। या हम बोलेंगे कि कोई भी दायरानुमा जो शक्ल होती है उसको क्या बोला जाता है? एन्यूल्स। ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो जानदार होते हैं, इन जानदार के अंदर जो एन्यूल्स है, वो एन्यूल्स कब बनते हैं? वो एन्यूल्स उस वक्त बनते हैं जब उनके जिस्म के अंदर क्या बनता है? सेगमेंट्स। जब उनके जिस्म में क्या बनते हैं? टुकड़े। जब ये टुकड़े बनते हैं तो ये टुकड़े छोटे 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 टुकड़े एन्यूल छल्ले की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? एनेलिडा। क्या बोला जाता है? एनेलिडा। ऐसे जानदार जिनके जिस्म छोटे छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल होते हैं, या ऐसे जानदार जिनके छोटे छोटे जिस्म में छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एनेलिडा। अब ये जो जानदार होते हैं, इनके रहने की जगह क्या होती है? तो पहली बात याद रखना है कि इनके रहने की जगह की अगर हम बात करते हैं, यानी इनके हैबिटाट की अगर बात करते हैं, रहने की जगह की अगर बात करते हैं, इनके हैबिटाट की बात करते हैं, तो ये आबी होते हैं और साथ ही साथ जमीनी होते हैं। आबी होते हैं और जमीनी होते हैं। और आबी में भी हमने कहा कि आबी में ये समंदरी हो गए, और इसी तरह से ये क्या बोलते हैं उसको? मीठे पानी। कहाँ पर हो गए ये? मीठे पानी में भी हो गए ना। मैंने उस दिन कल भी एक बात बोला था कि जो समंदरी पानी होता है, आमतौर पे उसके लिए इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है मराइन वाटर, और जो मीठा पानी होता है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है फ्रेश वाटर। ठीक है। तो ये जो जानदार होते हैं, ये मराइन वाटर में भी होते हैं, फ्रेश वाटर में भी होते हैं, समंदरी पानी में भी होते हैं, और फ्रेश वाटर या मीठे पानी में भी होते हैं। फिर इस तरह से ये जमीनी भी होते हैं, यानी जमीन पर भी रहते हैं, जमीन पे चलते फिरते हैं, यानी क्रॉलिंग करते हैं, रेंगते हैं। इसी तरह से ये आजाद होते हैं। आजाद का मतलब होता है फ्री लिविंग होता है, यानी किसी दूसरे जानदार के जिस्म में जाके नहीं रहेंगे। इसी तरह से उसका अपोजिट है कि कभी कभार ये तोफेली हो जाते हैं। तोफेली का मतलब है कि ये क्या बन जाते हैं? पैरासाइट। ये दूसरे जानदार के जिस्म में जाके अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। तो इनके मामले में चार बातें, आबी, जमीनी, आजाद और तुफेली होते हैं। फिर इनमें जो सतह की तरतीब होती है, या जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, जो तरतीब की सतह होती है, या जो तरतीब सतह की तरतीब होती है, वो कौन सी होती है? वो होती है उज़वी निज़ाम। उज़वी निज़ाम की सतह की तरतीब। और इसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इस इंग्लिश में इसको कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उर्दू में उन्होंने इसी तरह से लिख दिया है। यहाँ पर उर्दू में उन्होंने क्या लिख दिया? ऑर्गन सिस्टम की सतह की तरतीब। जब हम ऑर्गन सिस्टम सतह की तरतीब कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि इनके जिस्म में बहुत सारे ऑर्गन हैं और वो एक दूसरे से जुड़े हुए। जैसे अगर हम हाजमे के निज़ाम की अगर बात करते हैं, तो हाजमे का जो निज़ाम होता है, इस हाजमे के निज़ाम में एक जो पार्ट होता है जिसको हम कह रहे हैं मुंह होता है, दूसरा होता है जिसको हम गला कहते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं फेरिंग्स। ठीक है। इसी तरह से तीसरा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ईसोफेगस। इसी तरह से चौथा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं मैदा। पांचवा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं आंत। ना ये सारे मिलकर एक नज्म बनाएंगे। पहले खाना यहाँ रहेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, फिर इस तरह से जिसम से बाहर जो बचा कुचा रहेगा, तो ये एक निज़ाम बनाएंगे। तो हम ये कहते हैं कि इनके पास हाजमी निज़ाम होता है, इनके पास अमल इस्तेखराज का निज़ाम होता है, इनके पास औलिदी निज़ाम होता है। तो ये सारे निज़ाम जब बनते हैं तो हम उस लेवल को क्या कहते हैं? उसूवी निज़ाम की सतह। तीसरी बात, इनका जो जिस्म होता है उसमें हमको क्या देखने को मिलता है? बाइलेटरल तवाज़ुन। बाइलेटरल तवाज़ुन का मतलब क्या होता है? अगर इनके जिस्म पर एक सीधी लाइन खींची जाए तो इनका जो जिस्म है ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। एक आंख इधर आएगी, एक आंख इधर आएगा, कुछ पार्ट इधर आएगा, कुछ पार्ट
इस साइड में आएगा। तो इस तरह से जब उनके पास एक ही लाइन खींची जाएगी और एक ही लाइन की वजह से ही दो बराबर हिस्से बन सकते हैं। अगर एक से ज्यादा लाइन खींची जाएगी तो उनके जिस्म में दो बराबर के हिस्से नहीं बनेंगे, इसलिए इनको कहा जाता है बायलैटरल तवाज़ुन। फिर चौथी बात कि ये जो जानदार होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, मैंने कल भी बोला था कि इनके पास तीन तरह की लेयर होगी, एक होगी एक्टोडर्म, एक होगी मेसोडर्म और एक होगी एंडोडर्म। एक होगी बैरूनी तह, एक होगी दरमियानी तह और एक होगी अंदरूनी तह, और वहां से उनके क्या बनेंगे, अज़ू बनेंगे। तो इसलिए उनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। नाउ इनमें जो एक एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट खुसूसियात है वो क्या है कि ये मेटामेरिकली सिगमेंटेड होते हैं। कैसे होते हैं ये? मेटामेरिकली सिगमेंटेड। नो, मेटामेरिकली का मतलब क्या होता है, अगर आप ये जिस्म को अगर देख रहे हैं या इस जिस्म को देख रहे हैं तो यहाँ पर जितने भी टुकड़े हैं वो टुकड़े रिपीटेडली यानी सीरियल वाइज एक के बाद एक तकसीम हुए हैं। तो यहाँ पर जो टुकड़े हैं वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगे हुए और सेम टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अभी सिगमेंटेशन को बोला जाता है मेटामेरिकली सिगमेंट। सिगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। यहाँ पर दो लफ्ज है, एक है मेटा, एक है मेयर। उसको बोला जा रहा है मेटा मेयर। मेयर का मतलब क्या होता है? मेयर का मतलब होता है यूनिट, मेयर का मतलब होता है इकाई। और मेटा का मतलब क्या होता है? मेटा का एक मतलब होता है एडवांस, बहुत अलग या बहुत स्पेशल। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब टुकड़े बनाए गए तो वो टुकड़े एक जैसे हैं, यानी उनकी स्पेशलिटी ये है कि वो एक जैसे दिखाई देते हैं, या उनके अंदर क्या है, सीरियल रिपीटेशन, एक के बाद एक के बाद। इसलिए इनकी जो बॉडी होती है उसको क्या बोला जाता है? मेटामेरिकली सिगमेंटेड। अगर कॉकरोच की बॉडी करेंगे, यानी जो कॉकरोच होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं कॉकरोच को? अरे मौलाना नींद में दिख रहे हैं मेरे को, कॉकरोच को सिद्धौड़ बोलते बोल रहे। हाँ, झिंगुर, झिंगुर ही बोलते हैं ना, क्या कुछ और बोलते? मौलाना तेलंगाना में कुछ और बोलते क्या? तिल चट्टा बोलते इसको। अरे मौलाना तुम इतने सारे झिंगुरों को क्यों याद कर रहे हैं? अपने पास जो आमतौर पे झिंगुर दिखाई देता है उसकी बात हो रही है, आमतौर पे जो कॉकरोच दिखाई देता है उसकी बात हो रही है। उसके जिस्म को अगर देखेंगे तो उसके सर, उसके धड़ और उसके पेट, उसमें जो सिगमेंट होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, वो एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। तब वहां पर ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाएगा मेटामर। समझ में आ रहा है? तो मेटामर का मतलब क्या होता है? मेटामेरिकली सिगमेंटेड का मतलब क्या होता है? इनका जो जिस्म होता है इसमें एक जैसे सिगमेंट होते हैं। इसलिए एनेलिडा के अंदर हम जब सिगमेंट की बात करते हैं, टुकड़ों की बात करते हैं, सिगमेंटेशन की बात करते हैं, तो सिगमेंटेशन को क्या बोला जाता है? मेटामेरिकली सिगमेंटेड। ठीक ना। उसके बाद मौलाना जागते रहो, सो जाओ मत, कि इनके पास एक और खास बात होती है, वो होती है यू सीलोमेट। यू सीलोमेट का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है ट्रू। यहां पर ये जो वर्ड है यू सीलोमेट, ई यू सीलोमेट, यू सीलोमेट का मतलब क्या होता है? यू जो होता है, ये यू का मतलब होता है सही, ट्रू। जैसे हमने पढ़ा सीडो सीलोमेट, सीडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स, झूठ। तो वैसे इनके पास यू सीलोमेट, यानी दूसरे अल्फाज में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि सीलोमेट। तो या तो उसको सीलोमेट बोलते हैं या यू सीलोमेट बोलते हैं। तो जब हम सीलोमेट बोलते हैं तो हमने कहा था कि इनके पास जो जिस्मी कैफा होता है उसके अंदर क्या मौजूद होती है? लेयर, तह। सीडो सीलोमेट में क्या होते हैं? गुच्छे। मेसोडर्मल के क्या होते हैं? गुच्छे होते हैं। ठीक है। फिर एक और बात याद रखना है कि अगर हम बाहर से इनके जिस्म को अगर देखते हैं, तो बाहर से अगर हम इनके जिस्म को देख रहे हैं तो इनके अंदर हमको क्या दिखाई दे रहे? टुकड़े। और वो सारे के सारे टुकड़े कैसे दिखाई दे रहे? गोल गोल। इसीलिए उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया था? छल्ला, छोटा सा छल्ला, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इसीलिए हम ये कहते हैं कि इन जानदारों के अंदर छल्ला नुमा शाख दिखाई देती है, रिंग की तरह शाख दिखाई देती है। इसलिए इनको क्या बोल दिया गया? एनेलिडा। क्या बोल दिया गया? एनेलिडा। तो आमतौर पर याद रखना है कि ऐसे जानदार जिनके जिस्म के अंदर छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देते हैं उनको बोला जाता है एनेलिडा। ठीक है ना। अब उससे आगे बात हम कर रहे हैं। बात समझ में आई क्या? कहो अबू बकर। ठीक है, जाग के रहने का ना। अब इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर होते हैं लाहमी पट्टियां। अब ये लाहमी पट्टियां होती क्या है? आमतौर पे इसको बोला जाता है मस्कुलर टिश्यू। क्या होती है इनके पास? मस्कुलर टिश्यू। और मैंने कल भी बोला था
कि जो मस्कुलर टिश्यू है असल में इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है, ये करता है नक्लो हमल। क्या करता है? नक्लो हमल, या दूसरे लफ्ज में कहा जाएगा नक्ल मकानी, यानी एक जगह से दूसरी जगह। और इंग्लिश में उसके लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल करते हैं हम? मूवमेंट। ना ये जो जानदार होते हैं इनमें दो तरह की मस्कुलर टिश्यू होती है, दो तरह की लामी पट्टियां होती है। दो तरह की कौन सी होती है? एक जो होती है वो होती है लंबाई में, और दूसरी होती है गोलाई में। लंबाई के लिए इंग्लिश में जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो है लॉन्जिट्यूडिनल। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? लॉन्जिट्यूडिनल। और गोलाई में जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो होता है सर्क्यूलर। तो इनके पास मस्कुलर टिश्यू होती है। एक मस्कुलर टिश्यू जो वो होगी जो उनकी पूरी सर से लेकर टेल तक मौजूद होगी, यानी उनकी लंबाई के हिसाब से होगी। तो लंबाई के हिसाब से उसको क्या बोला जा रहा है? लॉन्जिट्यूडिनल, अलोंग द लेंथ, उनकी हाइट के हिसाब से। और सर्क्यूलर का मतलब क्या है? उनके जिस्म में गोल गोल इस तरह से। ठीक है, तो ये जब दो तरह के टिश्यू होते हैं, अब ये दो तरह के टिश्यू की वजह से क्या होता है, इसकी मदद से ये क्या कर पाते हैं? हरकत। उसकी वजह से ये क्या कर पाते हैं? नकल मकानी। उसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं? नकल हमल। या उसकी वजह से ये क्या करते हैं? मूवमेंट। या और एक लफ्ज यहां पर लिख सकते हैं हम इंग्लिश का, वो लफ्ज है लोकोमोशन। क्या लफ्ज है? लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? ऐसी हरकत जिसकी वजह से लोकेशन क्या हो गई? बदल गई, जगह तब्दील हो गई। ठीक है, तो इनके जिस्म में ये अज़ू होते हैं। अब इनमें भी जो एनेलिडा है, और खास करके वो एनेलिडा जिसको हम आबी एनेलिड बोल रहे हैं, यानी ऐसे एनेलिड जो पानी में रहते हैं, उसकी एक एग्जांपल है नैरीज। उसकी एक एग्जांपल क्या है? नैरीज। इस नैरीज को अगर हम देखते हैं तो इस नैरीज के जिस्म पर हमको क्या दिखाई देते हैं? इस नैरीज के जिस्म पर हमको दिखाई देते हैं बगली अपेंडेजेस। क्या दिखाई देते हैं? बगली अपेंडेजेस। बगली अपेंडेज मतलब क्या होता है? बोले तो बगल बोले तो ये बगल बोले तो आजू बाजू। तो अब इनके पास क्या होते हैं? अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे हाथ हैं वैसे इनके जिस्म के छोटे छोटे क्या होते हैं? लिम्स। छोटे छोटे पार्ट्स बड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। उसके लिए यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है बगली अपेंडेजेस। तो ये दिख रहा है आपको, ये है एनेलिड्स और ये है उसके बगली अपेंडेजेस। और ये बगली अपेंडेजेस के जरिए वो क्या करता है? इस बगली अपेंडेजेस के जरिए वो क्या करता है? तैरने में क्या करता है? मदद लेता है। तो बगली अपेंडेजेस के जरिए वो क्या करेगा? पानी में स्विमिंग करेगा, तैरेगा। और ये जो बगली अपेंडेजेस है उनके लिए लफ्ज यूज किया जाता है पैरापोडिया। क्या लफ्ज यूज किया जाता है? पैरापोडिया। पैरापोडिया का मतलब क्या होता है? बगली। पोडिया आमतौर पर लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है पैर। किसके लिए जाता है? पैर। तो यहां पर यह बोला जाता है कि इनके बगली पैर होते हैं, यानी उस बगली पैर की मदद से वो क्या करते हैं? पानी में तैरते हैं। और वही बगली पैर को दूसरे अल्फाज में क्या बोला जा रहा है? पैरापोडिया। क्या बोला जा रहा है? पैरापोडिया। ना एक और खुसूसियत इनकी याद रखना है कि इनके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब दौराने खून का निजाम। दौरान खून का जो निजाम होता है, तो हमने कहा था कि दौरान खून का निजाम दो तरह का होता है। एक खून का निजाम वो होता है जो जिसको हम कहते हैं खुला दौरान खून का निजाम, दूसरे को हम कहते हैं बंद। ना इनके पास जो दौरान खून का निजाम होता है वो कैसा होता है? बंद। तो उसके लिए उसको बोला जा रहा है बंद सर्कुलेटरी सिस्टम। बंद का मतलब क्या होता है? बंद का मतलब ये होता है कि जब दिल से खून निकलेगा, हार्ट क्या करता है? पंपिंग करता है, सप्लाई करता है। तो जैसे दिल से खून निकलेगा, वो दिल से निकला हुआ खून खून की नालियों के जरिए जिस्म के अंदर फिरेगा, घूमेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, फिर वापस दिल में आ जाएगा। तो दिल से निकला हुआ खून नालियों के जरिए फिर वापस दिल में आया। इसका मतलब जब वो खून दिल से बाहर निकला तो अगेन वो बाहर था या अंदर था? अंदर था। किसके अंदर था? खून की नालियों में। खून की नालियों में वो पैक था। खून की नालियों में वो बंद था, इसलिए उसको बोला जा रहा है बंद सर्कुलेटरी निजाम। खुला दौरान खून का निजाम में हमने क्या पढ़ा था? खुला दौरान खून के निजाम में हमने पढ़ा था कि वहां दिल से तो खून निकलेगा, लेकिन उस खून को आगे ले जाने के लिए खून की नालियां, इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, नदी से बहने वाला पानी और हमारे घर में जो पानी आता है, यानी टंकी के जरिए, पानी की टंकी से जो हमारे घर पानी आता है,
तो मैंने कहा कि वो पानी टंकी से निकलता है, हमारे घर तक किसके जरिए आता है? पाइपलाइन। तो पाइपलाइन के अंदर ही वो पानी क्या है? बंद। तो ऐसे ही खून दिल से निकलेगा, लेकिन दिल से निकलने के बाद वो ब्लड वेसल के अंदर ही बंद रहेगा, इसलिए इसको निजाम को क्या बोल दिया गया? बंद दौरान खून का निजाम। फिर इनके पास नेफ्रिडिया क्या मौजूद होती है? नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया का मतलब क्या होता है? नेफ्रिडिया का मतलब ये होता है कि ये नेफ्रिडिया जो होती है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये जो नेफ्रिडिया होती है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये हमारे जिस्म, ये एनेलिडा के जिस्म में अमल इस्तिखराज का काम करती है। अब हमारे जिस्म में ये काम कौन करता है? ब्रेन। अरे अरे मौलाना जागो, ये अमल इस्तिखराज है। अमल इस्तिखराज मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम, और एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम कौन करता है हमारे जिस्म में? किडनी, गुर्दे। गुर्दे क्या करते हैं? खून को फिल्टर करते हैं, खून को छानते हैं, और खून को छानने के बाद वहां पर वो जो काम करते हैं उस काम को हम क्या कहते हैं? अमल इस्तिखराज। और हम ये कहते हैं कि अमल इस्तिखराज के जरिए हमारे जिस्म से क्या बाहर खारिज किया जाता है? हमारे जिस्म से बाहर किया जाता है यूरिन को, जिसको हम आमतौर पे बोलते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट। ये हम कहते हैं उनको नाइट्रोजन से बना हुआ फाजिल मादे। तो जो भी फाजिल मादे होते हैं, फजूल मादे होते हैं, गैर जरूरी मादे होते हैं, उनको एनेलिडा के जिस्म से बाहर खारिज करने में काम कौन करता है? नेफ्रेडिया। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो नेफ्रेडिया है ये ऑस्मो रेगुलेशन में और अमले खराज में मदद करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? पानी की मिकदार। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? पानी की मिकदार को मेंटेन करना। पानी की मिकदार को बराबर रखना। तो जिस्म में पानी की मिकदार को बराबर रखना है, ये काम भी कौन करेगा? नेफ्रेडिया। तो जो एनेलिडा होते हैं, उन एनेलिडा के अंदर नेफ्रेडिया होते हैं जो पानी की मिकदार को बराबर रखते हैं, इसलिए उस काम को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? ऑस्मो रेगुलेशन। और दूसरा काम वो क्या करते हैं? अमल इस्तिखराज। अमल इस्तिखराज का मतलब है कि वो जिस्म से क्या करते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट को क्या कर देते हैं? बाहर खारिज। नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर खारिज कर देते हैं। ठीक ना। इसी तरह से ऐसा भी निजाम की अगर हम बात करते हैं तो अज़बी निजाम। अज़बी निजाम का मतलब क्या होता है? न्यूरल सिस्टम। हम क्या कहते हैं उसको? न्यूरल सिस्टम ना। इनके पास जो न्यूरल सिस्टम होता है, ये आसाबी जो निजाम होते हैं, उसके अंदर होती है जोड़ेदार गैंग्लिया। क्या होती है? जोड़ेदार गैंग्लिया। गैंग्लिया किसको कहते हैं? गैंग्लिया बोला जाता है अज़बी खलियों के गुच्छे को। किसको बोला जाता है? अज़बी खलिये के गुच्छे को। जैसे हमारा ब्रेन है, दिमाग है, ये दिमाग है क्या? ये बहुत सारे खलियों का गुच्छा है। तो इनके जिस्म में छोटे छोटे जो गुच्छे होते हैं, उन गुच्छों को क्या बोला जाता है? गैंग्लिया। अब इनके पास जो गैंग्लिया होती है, वो गैंग्लिया कैसी होती है? जोड़दार, यानी दो रहेगी, एक नहीं रहेगी बल्कि दो रहेगी। दूसरा, ये बगली नर्व्स के जरिए एक क्या होती है? ये बगली नर्व्स के जरिए ये जो जोड़दार गैंग्लिया है, ये एक दूसरे के साथ क्या होती है? जुड़ती है। अब इसको समझते कैसा है? इसको समझाने के लिए ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, ये कोई एनेलिडा है। इस एनेलिडा के अंदर यहाँ पर ये गैंग्लिया है। कौन है? गैंग्लिया। गैंग्लिया का मतलब क्या हो गया? गैंग्लिया का नाम मतलब हो गया अज़बी खलियों का गुच्छा। अब ये जो अज़बी खलियों का गुच्छा है, यहाँ से एक लेयर निकली। अब यहाँ पर भी एक गुच्छा है, यहाँ पर भी एक गुच्छा है, यहाँ भी एक गुच्छा है, यहाँ भी एक गुच्छा है। ठीक है। तो ये जो गुच्छे हैं, ये गुच्छे की एक क्या हो गई? जोड़ी। क्या हो गई? जोड़ी। तो यहाँ पर जो अज़बी खलिये उनकी क्या होती है? जोड़ी। फिर ये जो अज़बी खलिये की जोड़ी होती है, उनको एक दूसरे के साथ जोड़ना होता है, और इनको जोड़ने वाला कौन है? बगली। कौन है? बगली। बगली कौन है? अज़बी खलिया।
कौन है? बगली असबी खलिया। और उसी बगली असबी खलिए को यहाँ पर क्या बोला जाता है? नर्व्स। क्या बोला जाता है? नर्व्स। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं। एक होता है जिसको हमने पढ़ा था न्यूरॉन, और इन्हीं न्यूरॉन को हम क्या दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं? नर्व्स। तो यहाँ पर नर्व्स, और नर्व्स किससे बने हुए हैं? न्यूरॉन। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो गैंग्लिया है ये इन्हीं असबी खलियों से बने हुए हैं। और जब ये असबी खलियों के गुच्छे बनते हैं तो हम उसको गैंग्लिया कहते हैं। एक गैंग्लिया दूसरे गैंग्लिया के साथ जब जुड़ता है तो उसको जोड़ने वाला भी कौन है? बगली असबी खलिया। मतलब कौन जोड़ रहा है? न्यूरॉन। ठीक है ना। इस तरह से क्या होता है कि अब यहाँ पर जब धीरे धीरे बहुत सारे गैंग्लिया एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद वो जो साफ्ट बनाते हैं उस साफ्ट को बोला जाता है कॉर्ड। क्या बोला जाता है? कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब हम आमतौर पे क्या लेते हैं? रस्सी, धागा, वायर, जैसे मोबाइल का कॉर्ड होता है। तो इस तरह का। अब ये जो कॉर्ड है ये कॉर्ड कैसी है? दोहरी। दोहरी का मतलब है ये एक कॉर्ड, ये दूसरी कॉर्ड। तीसरी बात कि ये जो कॉर्ड होती है ये कहां पर होती है? वेंट्रल। वेंट्रल का मतलब सामने, गले की तरफ, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो जानदार होते हैं इन जानदारों के पास कॉर्ड बनती है, और ये जो कॉर्ड है ये कॉर्ड की लोकेशन कहां पर है? वेंट्रल। और ये जो कॉर्ड होती है ये कैसी होती है? डबल। डबल मतलब दोहरी। इसलिए यहाँ पर जो लफ्ज लिखा हुआ है दोहरी वेंट्रल कॉर्ड। क्या लिखा हुआ है? दोहरी वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो इस तरह से इनका जो अज़बी निज़ाम है वो बना होता है, जिसकी मतलब हम नॉर्मली हम ये कहते हैं कि अज़बी निज़ाम या असाबी निज़ाम क्यों होता है। तो हमको मालूम है हमारे जिस्म में जो अज़बी निज़ाम है या असाबी निज़ाम है उसका मेन काम क्या होता है? जैसे आंख है, आंख के जरिए इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? ब्रेन। हाथ है, हाथ के ऊपर जो भी चीज लगती है उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी मालूमात कहाँ जाएगी? ब्रेन। जबान के ऊपर जो टेस्ट आता है उसकी मालूमात कहाँ जाएगी? तो ये इंफॉर्मेशन ले जाने वाले कौन है? न्यूरॉन। कौन है? न्यूरॉन। तो हमारे जिस्म के अंदर ये पूरे न्यूरॉन फैले हुए हैं, और ये पूरे न्यूरॉन एक दूसरे के कनेक्ट होते हैं, और वो कहाँ कनेक्ट होते हैं? ब्रेन के पास। तो इस तरह से इसका पूरा निजाम हमारे जिस्म में मौजूद है। वैसे ही एनेलिडा के जिस्म में भी ये निजाम मौजूद है, और इसलिए इस निजाम को हम क्या करें? आसाब। ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? न्यूरल सिस्टम। नाउ एक और चीज, दूसरा एक जानदार है नेरिस, जिसकी हम बात कर रहे हैं। उस नेरिस के अंदर क्या होता है? ये नेरिस जो होता है ये आबी जानदार है, और ये जो आबी जानदार है ये डायोशियस होता है। नेरिस जो होता है ये कैसा होता है? डायोशियस। और डायोशियस का मतलब मैंने बताया था। डायोशियस का मतलब क्या होता है? ऐसा जानदार जिसके अंदर जो तौलीदी उज़ू है वो दो अलग अलग जानदार में हो गए। इसका मतलब है कि वहां पर जो नर है, नर तौलीदी उज़ू, वो अलग जानदार में होगा, जो मादा तौलीदी उज़ू है वो अलग जानदार में होगा। यानी इनके पास नर अलग होगा, मादा अलग होगी। तो अगर ऐसा होता है तो उसको क्या बोला जाता है? डायोशियस। लेकिन अगर केचुए की बात करो, केचुए का मतलब कौन हो गया? केचुए का मतलब हो गया अर्थवॉर्म, जिसको हम आमतौर पर सिद्धोड़ बोलते हैं। इसी तरह से जोंक, जोंक का मतलब कौन हो गया? लीच, जो ब्लड चूसती है। वो कैसी होती है? वो होती है मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब क्या होता है? मोनोशियस का मतलब होता है ऐसे जानदार जिनके पास दोनों भी तरह के तौलीदी उज़ू होते हैं। यानी इनके पास नर तौलीदी भी उज़ू होगा, नर तौलीदी उज़ू भी होगा, और मादा तौलीदी उज़ू भी होगा। तो ये दोनों तौलीदी उज़ू इनके पास होते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है? मोनोशियस। तो याद रखना है कि नेरिस कैसा है? डायोशियस। ऐसा जानदार है जिसके पास दो अलग अलग तौलीदी निज़ाम दो अलग अफराद में, इंडिविजुअल में होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? दोनों तौलीदी निज़ाम एक ही फर्द में या एक ही इंडिविजुअल में होगा। मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, और जब दो बोलते हैं तो उसका एक दूसरा मीनिंग क्या होता है? अलग अलग। इसी तरह से इनमें जो तौलीद होता है वो तौलीदी अमल कौन सा होता है? जाती तौलीदी अमल। जाती तौलीदी अमल का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनके पास जो तौलीदी अमल होता है वो कौन सा वाला होता है? सेक्सुअल तौलीदी या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
अब इनकी मिसाल कौन है? तो एक मिसाल जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं वो कौन है? नेरिस। दूसरी एग्जांपल है जिसको अभी यहाँ पर हमने बोला केचुआ। अब बोला हमने इसको केचुआ यानी सिद्धोड़। उसको इंग्लिश में उसका जो साइंटिफिक नेम है वो साइंटिफिक नेम है फेरेटीमा। साइंटिफिक नेम क्या है उसका? फेरेटीमा। और कॉमन नेम क्या है उसका? अर्थवॉर्म। कॉमन नेम क्या है? अर्थवॉर्म। और उर्दू में हम उसको क्या कहते हैं? केचुआ। या आमतौर पे हमारी जो पब्लिक लाइफ है उसमें हम बोलते हैं उसको सिद्धोड़। जो सांप पकड़ने के लिए, ये सांप पकड़ने, मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक। इसी तरह से एक और नाम है हाइरोडुनेरिया। क्या नाम है? हाइरोडुनेरिया। ये जो हाइरोडुनेरिया है इसको बोला जाता है ब्लड सकिंग लीच। क्या बोला जाता है इसको? ब्लड सकिंग लीच यानी खून चूसने वाली जोंक। क्या बोला जाता है? खून चूसने वाली जोंक। ना जो हमारे, जिसको हम क्या बोलते हैं, बालों में रहती है तो जू। तो वैसे जोंक, ये जोंक जो है या ये जू जो है, ये वाली ऐसी है जो जानवर के बालों में तो रहेंगी लेकिन क्या करेंगी? खून चूसेंगी। और उसको आमतौर पे हमारे आम जबान में क्या बोलते हैं? गोचिड़। गोचिड़ बोलते हैं। गोचड़ी जो क्या करती है? खून को चूसती है। तो आपने भैंसों के ऊपर, बैलों के ऊपर, घोड़े के ऊपर जो जानवर होते हैं उनके जिस्म पर देखा होगा, तो वो उनके जिस्म से क्या चूसती है? खून चूसती है जी। इसी तरह से आजकल आपके पास जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, थेरापी वगैरह है, उसमें भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी का पाँव, हाथ वगैरह में अगर बहुत ज्यादा फुंसिया है तो उनके लिए भी क्या किया जाता है? इसका इस्तेमाल करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? हाँ, सवाल तो बहुत अच्छा है गाजिया। जो केचुआ है, जो लीच है, ये नोटोकॉर्ड है। सांप जो है ये कॉर्डेड है, यानी सांप के जिस्म के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए हम उसको जब पढ़ेंगे तो हम रेप्टाइल्स में उसको पढ़ेंगे। ऐसे जानवर जो रेंगने वाले होते हैं, लेकिन रेंगने वाले जानवरों में भी कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिसम के अंदर क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम। जैसे हमारे जिस्म में रीढ़ की हड्डी है, वैसा उनके जिस्म में भी रीढ़ की हड्डी होती है। तो हम वहां पर इसको आगे चल के पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स में। और जो सिद्धोड़ वगैरह रह गया, तो सिद्धोड़ वगैरह थोड़ा थोड़ा रेंग के इसलिए चलते हैं क्योंकि उनके जिस्म में जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, जो मसल्स के अंदर मसल्स छोटे होते हैं, बड़ी होती है, तो वो उसका रीजन कौन होता है? उसके रीजन उसका जो रीजन होता है वो होता है उनके जिस्म के अंदर मौजूद मस्कुलर टिश्यू, जिसको अभी हमने बोला ना लहमी पट्टियां, जो लंबी भी होती है और गोल गोल भी होती है। और हाफिज जी आप कुछ पूछ रहे थे? कौन सी वाली? हाँ, ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये एनसीईआरटी की है। तो ये मिसालें आपने अच्छी तरह से याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिसालें है, इसमें मिसालें हैं और प्रॉपर्टीज है। और अगर आप देखेंगे तो 6 बातें तो सब जगह सेम रहेगी, थोड़ा बहुत फर्क के बाद, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं वो सब में इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो हमको क्या करना रहेगा, आखिर में हम एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल के अंदर हम पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, निडेरिया, इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज और अलग अलग खसूसियात, ये सबका टेबल बनाएंगे। इंशाल्लाह इससे आप लोगों को आगे फायदा रहेगा, बहुत सारी बातें समझ में आएगी। ठीक। अब दूसरी कि इनकी जो मिसालें है, जैसे पॉरीफेरा की मिसालें हमने 3 पढ़े थे, साइकॉन, यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला। सिलेंड्रेटा की 5 एग्जाम्पल पढ़े थे, हाइड्रा, ऑरेलिया, एडेम्शिया, फेजेलिया, गॉर्गोनिया, पेनाड्यूला और ब्रिंकोरेंस। वैसे ही टीनोफोरा की 2 एग्जाम्पल पढ़े थे, प्लेरोब्रैकिया और टीनोप्लाना। इसी तरह से हमने प्लेटीहेल्मिस की 2 एग्जाम्पल पढ़े, एक है टीनिया और एक है फेस्यूला। और एश हेल्मिस के अंदर भी हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े, एसिडिया, वुचरेरिया, सॉरी एस्कैरिस, वुचरेरिया और एनसाइलोस्टोमा। और एनेलिडा के अंदर हम यहाँ पर भी 3 एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, नेरिस, फेरेटिमा, हाइरोडोनोरिया। ये आपने टिप ऑफ टंग यानी जबानी याद रखना है। जैसे आमतौर पे हमारे पास क्या बोला जाता है, पानी की तरह, क्या बोलते हो, कहावत क्या यूज करते हैं? हाँ, नींद में से भी उठा के बोले, उठाए तो पटपट 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 बोल दिया ना तुमको। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने ये सारी मिसालें याद करना है। ठीक है,
चलिए दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह 4 बजे 12वीं जमात का लेक्चर रहेगा। ठीक, चलिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। क्या बोला ना, टाइम चेंज हो गया तो नींद का मसला हो गया क्या? हाँ, और ही खाना